हर वो चीज जो कॉमन कल्चर है, हमारा खाना पीना, गाना, जबान, आर्ट्स, हिस्ट्री, इन चीजों पर अगर कोई ये कह दे कि ये हमारी एक है, तो पाकिस्तान में लोग चिढ़ जाते हैं। इस हवाले से प्लीज हमें एजुकेट करें हमारे व्यूवर्स को। इसमें जो है ना, बड़ा ये दिलचस्प बात है कि इंडोनेशिया में मसलन, इंडोनेशिया में वहां पे वो मुसलमान हैं, लेकिन वो अपने आप को इस तरह अपने पास्ट से बिल्कुल अलग नहीं करते। तो अब भी उनके यहाँ ऐसे नाम मिल जाएंगे, मसलन जो अभी प्रेसिडेंट है उनके, उन्होंने बड़े फख्र से बताया कि मेरे पोते का नाम जो है, फर्स्ट नाम वो नरेंद्र है, और उनकी करेंसी पे जो है गणेश जो है हिंदू डेटी, उनका फोटो लगा हुआ है। तो लेकिन हमारे यहाँ जो है, अगर आप ये कह दें कि भाई पाकिस्तान और इंडिया का कल्चर एक है या इसमें बहुत सिमिलैरिटी है, तो उस पे जो है ना लोग ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के नजरिए की निगेशन हो गई है। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि एक दफा अगर मुल्क बन जाता है, तो उसको फिर आप 24 आवर्स जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती। कंट्रीज एग्जिस्टेंस इज अ जस्टिफिकेशन ऑफ इट सेल्फ। तो आप हर वक्त अगर ये जस्टिफिकेशन में लगे रहेंगे तो यू विल नॉट मूव फॉरवर्ड, तो फिर आगे नहीं आप बढ़ते, उसी उसी कश्मकश में लगे रहते। अब देखिए, दुनिया में 22 अरब कंट्रीज हैं। अगर वो ये कह दें कि हमारा कल्चर एक है, तो क्या वो एक दूसरे की निगेशन कर रहे हैं? नॉट एट हमारे ऑल। एक एम्बेसडर ने कहा कि जी वी हैव अ लॉट इन कॉमन विद साउथ कोरिया। ये भी कह देंगे कि वी हैव अ लॉट इन कॉमन विद चाइना। लेकिन कोई एम्बेसडर अगर ये कह दे कि वी हैव अ लॉट इन कॉमन विद इंडिया, तो वो सारे अखबार, सारे पॉलिटिशियन, सारे इंटेलेक्चुअल उसके पीछे पड़ जाएंगे। सो वी नीड टू रीथिंक दीज इश्यूज, कि कोई मुल्क इतना फ्रेजाइल और इतना कमजोर नहीं होता कि अगर आप कल्चर की सिमिलैरिटी ही ओन कर लें तो वो मुल्क खतरे में पड़ जाएगा, वरना ये 22 अरब मुल्क नहीं होते। सो इस रवैये पे जो है बहुत गौर करने की जरूरत है। जहां तक दो कौमी नजरिए की आपने बात की, इस पे बड़ी अच्छी जो है ना बहस है चौधरी खलीकुज़्ज़मान की किताब में। उर्दू में उसका टाइटल था शाहराह पाकिस्तान, और अंग्रेजी में है वो पाथवे टू पाकिस्तान। और खलीकुज़्ज़मान जो हैं, वो पाकिस्तान के फाउंडर्स में से हैं। उन्होंने दो कौमी नजरिए पे जो बहस की है, वो पढ़ने के लायक है। उसमें वो लिखते हैं कि दो कौमी नजरिए से, और ये खलीकुज़्ज़मान पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट भी थे। तो अगेन ये नहीं आप कह सकते कि जी ये कोई इंडियन प्रोपेगेंडिस्ट हैं। तो उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि दो कौमी नजरिए से इंडिया के मुसलमानों को बड़ा नुकसान हुआ। उससे जो है नफरत पैदा हुई कम्युनिटीज के दरमियान। और उन्होंने एक और वाकया भी लिखा है कि जिन्ना साहब जब आ रहे थे कराची अगस्त में, तो उन्होंने मुस्लिम लीगियों का एक इजलास बुलाया, जिसमें जो अवेलेबल थे करीब करीब थे वो आ गए। और उसमें एक रिजवानुल्लाह साहब थे, वो गालबन दिल्ली मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने आकवर्ड से टेढ़े क्वेश्चन करना शुरू कर दिए कि अब हमारा क्या बनेगा, हम तो तहरीक पाकिस्तान में सबसे आगे थे। तो उस पे कहता है कि मैंने जिन्ना साहब को इतना परेशान कभी नहीं देखा जितना उस वक्त देखा। और मैंने कहा कि छोड़ो यार, कोई और बात करो। और वो लिखते हैं कि मेरा ये ख्याल है कि इस गुफ्तगू के नतीजे में जिन्ना साहब ने जाते ही जो तकरीर की 11 अगस्त 1947 को, तो उसमें उन्होंने दो कौमी नजरिए को खैरबाद कह दिया। और उसमें उन्होंने एक कौम की बात की, और वो कौम थी पाकिस्तानी कौम। कि पाकिस्तान में जो भी हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, ऑल ऑफ देम बिलोंग टू वन नेशन। और ये भी उन्होंने कहा कि सबके हुकूक बराबर हैं, एवरीबडी हैज इक्वल राइट्स। तो ये इसके बावजूद, अब टू नेशन थ्योरी का क्या मतलब है? अब मुझे याद है, राजेंद्र सरीन एक इंडियन इंटेलेक्चुअल थे जिन्होंने पाकिस्तान पे किताब भी लिखी है। वो बहुत इस चीज में दिलचस्पी रखते थे कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हों। उन्होंने यहाँ एक होटल में ये बात की कि हम पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं, पाकिस्तान इज अ रियलिटी, लेकिन फॉर गॉड सेक आप ये दो कौमी नजरिए की जो है ना गर्दान आप करते हैं, ये बंद कर दें। क्योंकि इससे मेरे जैसे जो लिबरल लोग हैं उनको इंडिया में बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं जब ये कहता हूं कि भाई ये मुसलमान जो हैं, जो इंडियन हैं, इनके बराबर के राइट्स होने चाहिए, दे आर इक्वल सिटीजन, तो लोग फिर टू नेशन थ्योरी को ले आते हैं।
कि ये अभी तक दो कौमी नजरिए को मानते हैं। वो देखो पाकिस्तान वाले अभी तक दो कौमी नजरिए की बात करते हैं। तो ये जो चीज है इस पे हमें बहुत गौर खौज की जरूरत है। हमारे एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, स्कॉलर थे, हिस्टोरियन थे, प्रोफेसर शरीफुल मुजाहिद। वो कायदे आजम अकेडमी के पहले डायरेक्टर थे। उन्होंने भी ये बात लिखी है कि दो कौमी नजरिया जो है 14 अगस्त को खत्म हो गया। अब जो है एक हिंदुस्तानी कौम है, एक पाकिस्तानी कौम है। मुस्लिम नेशन और हिंदू नेशन की बात खत्म हो गई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर एक ये भी बड़ी आम बात मैंने नोटिस की, नौजवानों को ये कहते हुए कि जी भारत में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। तो आपने कभी इंडिया का दौरा किया है शकील साहब? हमारे मुआशरे को देखने का मौका मिला कभी आपको? जी मैंने इंडिया देखा है, और मैं दारुल उलूम देवबंद भी गया हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी गया हूँ। तो बहुत सारे लोगों से वहाँ तबादला ख्याल भी किया है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस सिलसिले में काफ़ी गलत फहमियाँ, और वही जो बात हम पहले भी कर रहे थे, नॉलेज डेफिसिट की भी आती है कि हमारे यहाँ इस तरह का जो है हमारा मीडिया सही सूरत हाल नहीं बताता। अगर कोई नेगेटिव वाकया एक हो जाए तो उसको बहुत हाईलाइट किया जाता है, जो पॉजिटिव खबरें हैं उसको हाईलाइट नहीं किया जाता। उसको शायद वो समझते हैं कि ये अनपेट्रियाटिक है। अब आप ये देखिए कि इंडिया में कितने सदर जो हैं, प्रेसिडेंट्स जो हैं, वो मुसलमान रह चुके हैं। स्टार्टिंग विद डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उसके बाद आप देखिए कि फखरुद्दीन अली अहमद, फिर अबुल कलाम। सो इस तरह के जो लोग हैं वो प्रेसिडेंट के ओहदे तक पहुंचे। तो उस पर कुछ लोग ये कहते हैं पाकिस्तान में कि जी प्रेसिडेंसी जो है वो तो एक नुमाइशी सा होता है, बड़ा क्या कहेंगे, कॉस्मेटिक सा होता है, उसके पास तो कोई पावर नहीं होती। लेकिन क्या फॉरेन मिनिस्टर के पास भी पावर नहीं होती? फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया का वो रह चुके हैं मुसलमान, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। इवन एयर चीफ जो थे 71 की जो जंग थी उस वक्त एयर चीफ इदरीस लतीफ थे। सो इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक मुसलमान जो है वो चीफ रह चुके हैं। फॉरेन सेक्रेटरी का मैंने जिक्र किया, अभी चंद साल पहले तक इंडिया के जो थे यूएन में जो एम्बेसडर थे वो मुसलमान थे, उनके फादर भी एम्बेसडर रह चुके हैं। सो हमारे यहाँ तो बाकायदा आइन में लिखा हुआ है कि सदर और वजीर आजम जो हैं उनका मुसलमान होना जरूरी है। तो ये मैं तो अपने ये दोस्तों से पूछता हूँ इधर कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं, थोड़ा माफ करें, आपने उर्दू के लफ्जों का इस्तेमाल किया है। तो आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का मुसलमान होना जरूरी है, गैर मुसलमान नहीं बन सकता। जी जी, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक एक तरफ तो आइन ये बात करता है कि ऑल सिटीजन आर इक्वल, लेकिन साथ ही ये बात भी आ जाती है कि वो जो है सदर और वजीर आजम के लिए वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक डिस्क्वालिफिकेशन है। उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जिसपे गैर मुस्लिम्स ने कभी सर्व नहीं किया, मतलब चीफ मिनिस्टर्स हैं या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई नॉन मुस्लिम इस ओहदे पे रहा है। जो पहले हम बात कर रहे थे इंडियन मुस्लिम्स की, उसके हवाले से एक और नाम मैं लेना चाह रहा हूं, और वो हैं अजीम प्रेम जी। अब अजीम प्रेम जी जो हैं, पाकिस्तान में बहुत कम लोग उनको जानते हैं कि अजीम प्रेम जी साउथ एशिया के रिचेस्ट मुस्लिम हैं, और उनको इंडिया में आईटी इंडस्ट्री का जार कहा जाता है। तो अगर इंडिया में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, जैसे हमारा मीडिया बताता है कि जी मुसलमान तो इंडिया में गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, दे आर स्लेव्स, तो क्या एक स्लेव जो है वो एक बिलियनियर हो सकता है? क्या वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा सकता है? अब ईरान के बारे में मैं कहीं पढ़ रहा था कि वहां पे जो बहाई हैं, बहाईज आर नॉट अलाउड टू गेट हायर एजुकेशन, दे आर नॉट अलाउड टू हैव बिग बिजनेसेस। अगर कोई स्टेट इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करना चाहे तो बिलियनियर क्या मिलियनियर भी नहीं आप बन सकेंगे। तो वो शाहरुख को देख लीजिए कि इंडिया का इस वक्त जो अमीर तरीन जो एक्टर है वो मुसलमान है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, एवरी कंट्री हैज प्रॉब्लम्स। अब सच्चर कमेटी की मैं आपको बात बताऊं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं सच्चर कमेटी की बात करते हैं, और ये मकबूल खान बहुत इस पे लिखते हैं
तो मेरा क्वेश्चन उनसे ये होगा कि क्या आपने पाकिस्तान में कभी ये मुतालबा किया कि सच्चर कमेटी की तरह की कोई रिपोर्ट यहाँ पे भी शाये की जाए कि यहाँ पे रहने वाले जो माइनॉरिटीज हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स दरपेश हैं। और सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो किसी ने गन पॉइंट पे तो नहीं हासिल की थी। इट वाज द डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। उन्होंने वो रिपोर्ट लिखवाई कि इंडियंस मुस्लिम्स जो हैं वो क्यों पीछे रह गए हैं बहुत सारे फील्ड्स में, तो उनको कैसे आगे लाया जाए। तो इसको तो आप पॉजिटिव लाइट में अगर आप देखें, आप इसको समझ सकते हैं कि इट शोज द कैपेसिटी ऑफ द इंडियन स्टेट फॉर सेल्फ क्रिटिसिज्म। तो पाकिस्तान को भी अगर इसको फॉलो करें तो दैट वुड बी अ वेरी गुड स्टेप। यहाँ पे भी एक सच्चर कमेटी की तरह की रिपोर्ट बनाई जाए। हाल ही में जो सेंसस हुआ पाकिस्तान में, उसे लेकर जो सिख कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उनके अंदर काफ़ी एतराज़ात हैं और वो बेहद इस बात को लेकर नाखुश भी हैं। उनका ये कहना है कि सिखों को रिप्रेज़ेंट नहीं किया गया ये जो रिसेंट आपका सेंसस था, उसकी फिगर्स में। क्या आपने ऐसी कोई खबर सुनी है? ये खबरें तो हैं, लेकिन बात ये है कि जो सेंसस ओवरऑल भी है ये, उसके बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी हुई हुई हैं। कराची के लोग कहते हैं कि जी हमें कम दिखाया गया है, तो इस तरह से उस पर काफी तनाजात हैं। सो उसका मेरा ख्याल है कि कोई इतना नहीं आप कह सकते कि कोई फाइनल डॉक्यूमेंट है वो। जी, मैं एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब से बात कर रहा था। बासित साहब ने हमारी इंडिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाके, हमारी सिविल सोसाइटी से जाके डिफरेंट फोरम्स पर बातें की, उन्हें लेक्चर दिए। तो शकील साहब, हमें ये बताएँ कि क्या आपने कभी पाकिस्तान के अंदर हमारे किसी हाई कमिश्नर को या हमारे किसी हेड ऑफ द स्टेट को बच्चों से यूनिवर्सिटी में बात करते हुए या फिर पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी से, जैसे हमारे यहाँ इंडिया टुडे कॉन्क्लेव, हिंदुस्तान टाइम्स कॉन्क्लेव के अंदर लोग बातें करते हैं, क्या आपने कभी कुछ ऐसा देखा है? कितना अच्छा होगा मोदी साहब को लेकर जो गलतफहमियां हैं पाकिस्तान में, कि अगर कोई ये सोचे, पाकिस्तान का स्टेट ही सोचे कि हम मोदी साहब को बुलाते हैं भाई, उनको बुला के इस्लामाबाद में सिविल सोसाइटी के सामने बैठकर उनसे सवाल जवाब करें आप। क्या ये मुमकिन है? ये बात सही है कि पाकिस्तानी जो एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं इंडिया में, वो काफ़ी यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, काफ़ी थिंक टैंक्स में जाते हैं। तो यहाँ पे जो है, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं कि एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर जो हैं वो नेशनल डिफेंस कॉलेज में शायद 2-3 दफ़ा गए हैं। और एक दफ़ा मैंने भी HRCP जो है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसमें एक इंडियन हाई कमिश्नर की टॉक सुनी, एक दफ़ा एक थिंक टैंक में सुनी। लेकिन कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, कभी किसी इंडियन एम्बेसडर ने जाके वहाँ लेक्चर नहीं दिया। और मेरा नहीं ख्याल कि इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी ने कभी उनको इनवाइट किया हो, या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने या फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ने उनको इनवाइट किया हो। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि इतना हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना हमें इनसिक्योर नहीं होना चाहिए कि इंडियन एम्बेसडर आके जो है हमारे बच्चों को गुमराह कर देगा। अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर तो ये बहुत तशवीशनाक बात है। अगर पाकिस्तानी एम्बेसडर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर दे सकता है और वहां कोई गुमराह नहीं होता, तो यहाँ पे क्यों खतरा है आपको कि आपके बच्चे गुमराह हो जाएंगे। तो ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये जरूर होना चाहिए। और इससे पहले मैं एक और बात करना चाह रहा था, जो हमने बात की कि इंडिया के मुसलमान जो हैं क्या वो गुलाम हैं। तो मसलन असदुद्दीन अवैसी जो हैं, कितने अरसे से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चले आ रहे हैं और कितना वो खुल के बोलते हैं। उनसे अगर कोई पाकिस्तानी ये कहे कि भाई तुम तो हिंदुओं के गुलाम हो, तो उनका क्या जवाब होगा। सही। वो क्या जवाब देंगे जी? उनके छोटे भाई ये कहते हैं कि मोदी साहब के बारे में कि मैं कान पर थप्पड़ मारूंगा और यहां से खून निकल जाएगा। हैं? तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वक्त बहुत हो चला है। ये सवाल नहीं पूछूंगा तो शायद आज के प्रोग्राम के साथ मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। पाकिस्तान में एक सब्जेक्ट और पढ़ाया जाता है, जो बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि इसमें कौन सी खास बात है, ये तो आप इंडिया में भी तो पढ़ाते होंगे।
बड़ा ही ये अहम तरीन पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस्लामियात एक सब्जेक्ट है पाकिस्तान में, जो कि शुरू से लेकर बच्चों, छोटे बच्चों से लेकर और यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ाया जाता है। अब तो सुना है कि कुछ जगह पर कंपल्सरी भी हो गया है। अगर आप साइंस पढ़ के स्टूडेंट हो और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो आपको शायद इस्लामियात भी आपके लिए एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होगा। तो मुझे पहले तो ये बताएं कि ये इस सब्जेक्ट में पूरी मजहबी तालीम दी जाती है। और जब मैंने उनसे ये पूछा, तो उन्होंने कहा कि अरविंद भाई, ये तो इसमें कौन सी बात है, आप भी तो अपने बच्चों को कोई हिंदुइज्म का सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे इंडिया में स्कूलों में, तो हम अगर इस्लामियात पढ़ाते हैं तो इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है। तो मैं ये बताता चलूं, हमारे इस प्रोग्राम को देखने वाले व्यूअर्स पाकिस्तान से भी हैं, इंडिया के अंदर हमारे स्कूलों में हिंदुइज्म नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं होता। हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं: इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस जिसके अंदर आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स आती है, और जो 5वां सब्जेक्ट है वो डिपेंड करता है कि आप इंडिया में रहते कहाँ हैं। अगर आप हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में हैं तो वो हिंदी आपके लिए सब्जेक्ट होगा, पंजाब में है तो वो पंजाबी होगा, तमिलनाडु में है तो वो तमिल होगा। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं जो हमें पढ़ाए जाते हैं स्कूलों के अंदर, हमारे टेक्स्ट बुक बोर्ड का ये हिस्सा है। तो कोई ऐसा हमारे सब्जेक्ट नहीं है हिंदुइज्म का जो हमारे ऊपर कंपलसरी हो और हमें पढ़ाया जाए। और हम आज भी जिंदा हैं, इंडिया में हिंदुइज्म भी जिंदा है। मैं भी एक हिंदू हूं, आपके सामने बैठा हूं। क्या मुझे अपने मजहब को सीखने के लिए मेरी रियासत से मुझे उसको जबरन मुझ पर थोपना होगा? इस बारे में बताएं और फिर आज का प्रोग्राम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हाँ, ये दुरुस्त है बात कि साइंस सब्जेक्ट पढ़ने वाले भी और जो अंग्रेजी मीडियम में भी बच्चे पढ़ते हैं उनको भी मुतालिया पाकिस्तान और इस्लामियात जो है वो पढ़नी पड़ती है। वरना अगर वो ना पढ़ें तो फिर जॉब के वक्त उनसे ये क्वेश्चन हो सकता है उनको जॉब के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। मेरे एक दोस्त थे तो उनके बच्चे जो हैं ओ लेवल में वो इस्लामियात नहीं पढ़ते थे, तो उनका ख्याल ये था कि ये मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो इनको यहाँ जरूरत, वो वाकई दोनों बच्चे उनके बाहर चले गए और उनको उसकी वजह से कोई मसला दरपेश नहीं आया। तो ये है वाकई दुरुस्त बात है। तो एक बात मैं और करना चाह रहा हूँ कि तारीख के हिसाब से या मीडिया के हिसाब से एक चीज हमारे यहाँ बहुत मशहूर है कि 71 की जंग के बाद इंदिरा गांधी ने ये कहा था कि आज हमने 1000 साल गुलामी का बदला ले लिया है। तो मुझे कोई 30 साल हो गए हैं इस कोटेशन का सोर्स ढूंढते हुए, तो मुझे तो नहीं मिला। मैंने डॉन के शुमारे देखे हैं दिसंबर 71 के, और बाकी जगहों पे भी देखा, बुक्स भी देखी, तो मुझे तो नहीं मिला कोई ऑथेंटिक रेफरेंसेस का। लेकिन हमारे यहाँ जर्नलिस्ट जो हैं वो इसके बगैर उनकी कोई आर्टिकल मुकम्मल नहीं होता, 71 पे लिख रहे हो या इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे लिख रहे हो। इसी तरह से 80s में सोनिया गांधी की एक स्टेटमेंट हमारे यहाँ छपी कि अब इंडिया को मिलिटरीली कॉन्कर करने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि हमने इसको कल्चरली कॉन्कर कर लिया है। और इस बयान की तो उसी वक्त तरदीद भी आ गई थी, लेकिन अभी तक भी हमारे बहुत सारे उर्दू कालम नवीस जो हैं वो इसका हवाला देते रहते हैं। तो उनके लिए जो है ना, वो फैक्चुअल एक्यूरेसी शायद इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, तो वो इसी के साथ चिमटे हुए हैं। शकील साहब, आपसे बड़ा दिल कर रहा है इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने का, मगर वक्त बहुत हो चला है। मैं एक मिशन पर निकला हूं कि मैंने इस सोशल मीडिया का सहारा लेकर पाकिस्तान और इंडिया की जो आवाम के दरमियान गलतफहमियां हैं, लोगों के एक दूसरे के बारे में जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं, उन्हें दूर करूं। उन्हें यह बताऊं कि अगर कोई पाकिस्तानी आपके बारे में कोई राय रखता है, तो उस राय के पीछे एक बहुत लंबा सफर वो बच्चा तय करके आता है, स्कूल से पढ़कर और यूनिवर्सिटी तक और समाज के अंदर यानी मुआशरे में वो आपके लिए क्या कुछ सीखता है। और वो सारी बातें कंट्रीब्यूट करती हैं, उसकी सोच बनाती है इंडिया के लिए, हिंदुओं के लिए। तो अगर कोई पाकिस्तानी आपको कभी मिले और वो आपसे ये कहे कि वो बड़ी नफरत करता है इंडिया से या हिंदुओं से, तो आप कभी भी उस नौजवान को बुरा ना कहें।
ये मेरी आप सबसे ये बहुत ज़्यादा गुज़ारिश है हाथ जोड़कर, कि वो कभी ना करें। आप उस भाई के साथ बैठें, उस बहन के साथ बैठें, उन्हें बताएँ कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? आपने पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ पढ़ा है? क्या आपको कभी स्कूल में ये बताया गया? क्या आपकी हिस्ट्री के अंदर ये कोई ऐसी कोई चीज़ बताई गई कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 3-4 वॉर्स हुए और इंडिया ने वो वॉर जीते? हमारे यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं बच्चों को। अगर पढ़ाई जाती तो नफ़रत ना सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए होती बल्कि मुसलमानों के लिए भी होती। यही हम्म। वजह है कि हमारी सोसाइटी में आपको वो एक्सट्रीम ओपिनियन कभी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने शकील साहब से पाकिस्तान को जाना, पाकिस्तान को समझा, पाकिस्तान को बनाने के पीछे जो जिन लोगों की सोच थी और आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, वो सारी जो जो हमारे पहलू हैं मुआशरे के, उन पर हमने नज़रसानी की। आगे भी शकील साहब से बात करेंगे और बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। शकील साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया अरविंद भाई। आई एम ग्रेटफुल टू यू अगेन। थैंक यू वेरी मच।